प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको किसी भी एग्जाम की क्वारी करनी है मैथमेटिक्स के लिए तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हर एग्जाम की आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो बोर्ड से संबंधित है या फिर आपके कंपटीशन से संबंधित है। हम डिस्कस कर रहे थे आपका NCERT जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है सभी बोर्ड का, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो आपका है हिंदी मीडियम में, उसको सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे जिसमें कि डिफरेंशिएशन हमें करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये दो क्वेश्चन आपके इस प्रकार के हैं जिसमें कि डेफिनेशन लग रही है, साथ साथ डेफिनेशन ऑपरेट हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। सबसे पहले हमने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपको fx बराबर mod ऑफ x का जो ग्राफ होता है उसको आपको प्लॉट करना आना चाहिए। ये 11वीं क्लास में आपको सिखाया जाता है पहले चैप्टर में, जो कि आपका फलन का चैप्टर है। अब जब आपका x लेस देन 0 होता है तो mod ऑफ x की वैल्यू -x होती है। जब x बराबर 0 है तो ये 0 होती है, और x अगर 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू हमारे पास x ही आती है। ये हमारा mod ऑफ x का ग्राफ होता है। अगर हम 2D प्लेन में इसको बनाएंगे तो y = x की लाइन ही होती है, लेकिन ये हिस्सा इसका कट हो जाएगा क्योंकि ये केवल x > 0 के लिए डिफाइंड है। इसी प्रकार से आपका ये हिस्सा कैंसिल आउट हो जाएगा, x < 0 के लिए वैलिड रहेगा, पॉजिटिव के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल जो मेरे पास ग्राफ बचेगा वो ग्राफ आपका इस प्रकार से बचेगा, ये जो ऊपर V शेप का ग्राफ आ रहा है। तो ये आपका mod ऑफ x का ग्राफ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो लाइन आपके पास आ रही है जो रेड कलर से मैंने की है, ये आपका mod ऑफ x का ग्राफ है। फाइनली हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, y = mod ऑफ x, V शेप ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, और ये जो ग्राफ आपका है ये y = मॉडुलस x का जो मापांक होता है उसका ग्राफ है। अब यही डेफिनेशन यहाँ पे जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई जाएगी तो ये बताया जाएगा किसी ग्राफ के अंदर अगर स्मूथनेस है, कहीं भी कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है तो वो वहाँ पे अवकलनीय होता है। जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बनता है यहाँ ये अवकलनीय नहीं है। ये पॉइंट फिलहाल आप सीख लें, अवकलनीय नहीं है। जहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट बनेंगे वहाँ पे अवकलनीय नहीं होगा। जहाँ हमारा ग्राफ स्मूथ बनेगा, यानी कि जहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ वो अवकलनीय होता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए, जो स्पर्श रेखा है ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, यानी कि एक ही होनी चाहिए। अब जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ रहा है, इस कॉर्नर पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ पे क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको सीखना है। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं mod ऑफ x का, इसमें केवल एक बिंदु ऐसा है, ये वाला पॉइंट x बराबर 0। ये बिंदु हमारा ऐसा है कि x बराबर 0 पर जो हमारा फलन है fx बराबर mod ऑफ x, ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस पॉइंट पे अवकलनीय नहीं है। बाकी सभी पॉइंट्स पे जितने भी x की ओर बिंदु आएंगे वहाँ पे हमारे ग्राफ के अंदर कोई भी किंक नहीं बन रहा है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है, स्मूथ लाइन बन रही है। तो लाइन हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशिएबल होती है अगर उसमें कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा है। तो ये फलन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक ऐसा फलन बताइए जो केवल एक बिंदु पर अवकलनीय नहीं है और सतत सभी पॉइंट पर है। तो ये सतत सभी जगह है, कहीं भी ग्राफ हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अब आप ध्यान से देखिए। फलन को मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ। इसमें जो fx आपका है वो fx ऐसे दिया गया है, fx = आपका mod ऑफ x - 1 है। इसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, अगर x 1 से छोटा होगा, मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी x से अगर छोटी होगी तो ये नेगेटिव साइन के साथ बचेगा। इस पर ध्यान दीजिए कि जो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी x थी, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जब हमारे पास 0 से छोटी होगी तो माइनस साइन के साथ आएगा, अगर 0 से बड़ी होगी तो सेल्फ आएगा। तो ये हमने किया यहाँ पे कि ये क्वांटिटी जब x 1 से छोटा होगा तो ये आपके पास < 0 आएगी।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वन लेस देन 0, तो सोल्व करके आपका यही आएगा x लेस देन 1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये डेफिनेशन बनी। x अगर 1 से बड़ा होगा तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस वन बड़ा होगा 0 से, तो ये सेल्फ आएगा और x बराबर 1 पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आधे नंबर तो इस क्वेश्चन में आपकी परिभाषा के होते हैं कि आपने किस प्रकार से फलन को परिभाषित किया है। अब x बराबर 1 पर आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f ऑफ x, तो यहाँ पे फलन का मान रखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव की जगह 1 रख सकते हैं। फलन का मान f(x) का 1 से छोटे पे रखेंगे। तो ऊपर देखिए मैंने हाईलाइट किया है कि जहाँ पे x 1 से छोटा है हमारा फलन माइनस ऑफ x माइनस 1 है, तो यहाँ पे आप रखेंगे x माइनस ऑफ x माइनस 1। जब x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो ये बराबर 0 आएगा। इसी प्रकार से जब आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f(x), तो लिमिट निकालने का तरीका आपका यही होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 लिखेंगे आप यहाँ पे। क्वेश्चन आपकी जो बुक में दिए गए हैं 1 प्लस h 1 माइनस h से दिए गए हैं, लेकिन हम उसको तभी यूज करेंगे जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अभी कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, और x बराबर 0 पे f(x) का मान कितना है, f(x) बराबर 0, यानी कि f0 बराबर 0। तो फलन हमारा x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसकी है, राइट हैंड लिमिट, और बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का 0 पर मान। ये तीनों बराबर हैं और तीनों ही शून्य आ रहे हैं। अतः x बराबर 0 पर यहाँ पे यहाँ आपको फलन जो दिया गया है तो x बराबर 1 पे चेक करना है। अतः x बराबर 1 पर फलन हमारा सतत है। तो सबसे पहले अवकलनीय जब चेक करना है तो आपको ये दिखाना है कि फलन हमारा x बराबर 1 पर सतत है नहीं है। अगर फलन हमारा सतत नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने यहाँ से प्रूव किया था, सतत हमें चेक करना था। सबसे पहला पॉइंट ये है आपका, x बराबर 1 पर फलन को सतत देखना है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अवकलनीयता ये हमें चेक करनी है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला याद करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जब हमारे पास x a कितना है 1 नेगेटिव, f(x) माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अब लिमिट x टेंडिंग टू 1 ही रख लें आप। 1 नेगेटिव के लिए f(x) हमारे पास कितना था, माइनस ऑफ x माइनस 1, और 1 पे वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 अपॉन x माइनस 1, तो ये वैल्यू बराबर -1 आएगी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, आपकी बुक में फॉर्मूला था a प्लस एच ए माइनस एच करके दिए गए हैं, a माइनस एच ए प्लस एच, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1 पॉजिटिव f(x) माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव है तो 1 लिख लेंगे, f(x) का मान x माइनस 1 माइनस का 0 अपॉन x माइनस 1, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि ये दिखाना था हमें, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर दिस x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करना होता है सतत है या नहीं है, उसके बाद हम देखते हैं कि फलन हमारा अवकलनीय है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फॉर्मूला आपका ये होता है, दोनों फॉर्मूले सेम है, इसमें केवल a पॉजिटिव a नेगेटिव। उसके बाद सिर्फ हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 ही रख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आप 1-2 बार निकाल के देखिए तो क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और भी कई नाम होते हैं इसके, फ्लोर फंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन, इसका मतलब क्या है कि अगर x हमारा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो जो फलन है वो हमारा मान 0 देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझे कि x अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2D प्लेन में इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ 2D प्लेन में x हमारा अगर 0 से 1 के बीच में है तो y बराबर वैल्यू 0 प्राप्त हो रही है। तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू यहाँ पे राउंड करना पड़ेगा। फिर आप लिखेंगे x 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। इक्वलिटी हमारी केवल एक ही साइड पर आएगी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा x जो है जिन दो नंबर के बीच में आता है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर लिया जाएगा, यानी कि 0 यानी कि 1। इसी प्रकार से जब x हमारा 2 या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो y का जो मान आएगा x की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपकी 2 आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हम 1 से 2 के बीच में आएंगे, अगर आप पे देखिए तो y का मान हमारा कितना आ रहा है, ये पूरी जो लाइन हमारे पास आएगी ये y = 1 की लाइन है। लेकिन ये कब वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है, जब x 1 से 2 के बीच में है। जब x 1 से 2 के बीच में है 1 पे इक्वलिटी होल्ड हो रही है और 2 पे नहीं हो रही है। इसी प्रकार से 2 से 3 के बीच में, बाकी इससे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये ग्राफ बचेगा। और 2 से 3 के बीच में 2 आएगा, यहाँ पे आपका राउंड रहेगा, ब्लैक करेंगे इसको, यहाँ पे राउंड करेंगे, खाली छोड़ेंगे इसको, यानी कि 3 इसमें नहीं आएगा। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो वैसे तो आप देखिए कि फलन में अगर हम ग्राफ से देखते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो बाय ग्राफ भी आप देख सकते हैं। बाय ग्राफ से x बराबर 1 पर व x बराबर 2 पर फलन हमारा सतत नहीं है। और हमने आपको बताया, क्या बताया था इसमें, अगर फलन हमारा सतत नहीं होता तब अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो फलन हमारा ग्राफ से जब यहाँ ब्रेक हो गया है, यहाँ पे इसके अंदर एक ब्रेक आ रहा है, तो ब्रेक की वजह से जहाँ फलन हमारा सतत नहीं होता है, ये पॉइंट हमारे पास आता है, यहाँ पे एक जंप आ रहा है, यहाँ से एक जंप है, यहाँ से एक जंप है, तो फलन हमारा सतत नहीं है। तो सतत नहीं होगा तो हमारा अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। अब बात चल रही है हमारी सब्जेक्टिव मेथड की, तो आप दिखा दें x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और fx 1 नेगेटिव पे देखिए आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए फलन हमने परिभाषित किया था 1 नेगेटिव पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, 1 नेगेटिव पे वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx, तो ये वैल्यू यहाँ क्या रखी जाएगी, यहाँ 1 रखी जाएगी, क्योंकि 1 पॉजिटिव हमारे पास यहाँ आ रहा है। सेकंड वाले केस में मैंने स्टार बना दिया यहाँ पे 1 पॉजिटिव आएगा तो यहाँ वैल्यू 1 रखी जाएगी, तो इक्वल टू यहाँ वैल्यू 1 आएगी। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट की। अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो फलन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, तब फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसी प्रकार आप शो कर देंगे, इसी प्रकार x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट ये आप निकाल के देख लेंगे, राइट हैंड लिमिट आपके पास 2 आएगी। दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट की। प्रोसीजर वही फॉलो करना है जो आपको भी बताया था। तो x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः
फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है, और सतत नहीं होता है तब अवकलनीय भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं। अगर हमारा फलन सतत होता तब अवकलनीय चेक करने के लिए जो फॉर्मूला हमने आपको भी सिखाया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तब उसको अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके इस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज किया था। इसको मैं वापस ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अगर फलन हमारा सतत होता है तो फिर आपको ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा फलन सतत नहीं है तब हम सीधे कह देते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में कहा है कि फलन हमारा सतत नहीं है, सतत नहीं है तब अवकलनीय भी नहीं होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 के लिए, यहाँ पे अस्पष्ट फलनों के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव, और हम जो प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंशिएशन का करते हैं, अवकलन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। 2 प्रकार के फलन होते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन जिनको हम स्पष्ट फलन बोलते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं इम्प्लिसिट। आपको ये जो टर्मोलॉजी है आनी चाहिए। ये हमारे पास अस्पष्ट फलन होते हैं। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि स्पष्ट अस्पष्ट का मतलब है अगर y हम किस में लिख सकें, x के टर्म्स में सारा रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे x प्लस साइन x। इस प्रकार से y को केवल x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये स्पष्ट फलन होता है। और अगर हम y इक्वल टू साइन y प्लस एक्स कर लेंगे तो हम y को x से यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, सेपरेटली नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि y यहाँ आ रहा है और y साइन के साथ भी आ रहा है, तो इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, अस्पष्ट फलन है। तो इस तरह के फलन का अवकलन करने के लिए जो कॉमन मेथड है वो क्या है, मेथड देखिए, जो टेक्निक आपको लगानी है, दोनों और जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के होंगे इसी क्वेश्चन को हम कर लेंगे। दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अवकलन करेंगे दोनों तरफ का। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कोस y, लेकिन x के स्थान पे y आया है तो y का डेरिवेटिव दोबारा है। बस इतना ही काम करना है, x का डेरिवेटिव बना गया। अब जो डिवाइड बाई डी एक्स वाली टर्म है इनको आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। 1 माइनस कोस y इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो आपके पास डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस कोस y, ये उत्तर आप लिख देंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी किताब में दिए गए हैं। अब कुछ उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 24 देखिए, यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू पाई है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि y को पहले x में रिप्रेजेंट कर लिया है, लेकिन सभी क्वेश्चन में संभव नहीं होता। अगर संभव है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए। दूसरा मेथड आपने क्या किया, दोनों ऑर्डर का अवकलन कर दिया, x का डेरिवेटिव अलग कर दिया, y का अलग, पाई कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव 0, तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसमें भी हम यही वर्किंग करेंगे, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कोस एक्स। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको सिखाया है। हम सीधे अवकलज करते हैं, सीधे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y का डेरिवेटिव कितना हो, डिवाइड बाई डी एक्स, साइन y का डेरिवेटिव, यहाँ पे कोस y होगा, फिर y का डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे। तो ये जो दोबारा डेरिवेटिव निकालना है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड बाई डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं इनमें से आप कॉमन क्या लेंगे, इनमें से डिवाइड बाई डी एक्स आप क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से 1 प्लस कोस y आएगा, जिसको हम नीचे अपॉन में डाल देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे जो चीज़ अपॉन में लाते हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं कि y की वैल्यू पाई का मल्टीपल नहीं होगी। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिक्सअप आएंगे। अब आया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, जो फलन आपके पास हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन डेरिवेटिव निकालने हैं। जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। उदाहरण नंबर
26 देखिए, f(x) बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज निकालिए, डेरिवेटिव निकालिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। यह मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। देखिए अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है साइन इनवर्स x के लिए और कोस इनवर्स x के लिए भी, जिसके बाद हम कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ भी x का मान -1 से 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बराबर भी होता है। अब उत्तर हम इसका किस प्रकार निकालेंगे, y इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स x है, तो यहाँ से साइन इनवर्स के लिए उधर ले जाएंगे या साइन अप्लाई करेंगे तो साइन y बराबर x आ जाएगा। अब दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस y और y का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका dy/dx कितना आ गया, 1 अपॉन कोस y आ गया। आप 1 अपॉन कोस y को √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 अपॉन √1 माइनस, अब ऊपर हमने लिखा है कि साइन y का मान x होता है, तो ये उत्तर हमारा कितना आया, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये आपका त्रिकोणमितीय फलन में पहला फॉर्मूला है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोस इनवर्स का निकालेंगे, तो इसके लिए मेथड हम अलग देख लेते हैं। मेथड 2 हैं। मेथड फर्स्ट, तो एक तो जैसे हमने ऊपर किया है अब वो मेथड की तरीके से करेंगे। एक आपका मेथड सेकंड लगा देते हैं। इसमें हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ी थी कि ये π/2 होता है इन दोनों का सम। अब कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस का साइन इनवर्स x हो गया। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा ddx ऑफ कोस इनवर्स x आएगा, तो π/2 का डेरिवेटिव 0 और -1 अपॉन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर सीखा था, ये रहा। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार से आपका थर्ड फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड फॉर्मूला देखिए, आपकी बुक में उदाहरण नंबर 26 इस प्रकार से हल किया गया है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ थ्योरी इसके अंदर दी गई है, लेकिन हमने आसान तरीके से कराया है। तो उदाहरण नंबर 27 को देखिए, y बराबर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से सीधे लाइन आएगी x बराबर tan y। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y और इसका हो गया dy/dx। अब dy/dx बराबर कितना हो गया हमारे पास, 1 अपॉन sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर y कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर y। और यहाँ पे आपने ऊपर क्या माना था, x बराबर tan y, तो सीधे भी आप लिख सकते हैं। इसको लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ऊपर से लिख सकते हैं इसको समीकरण नंबर 1 मान के, समीकरण नंबर 1 से ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज को ज्ञात करना आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया गया है। तो इसके बाद tan इनवर्स के बाद क्या बचेगा आपका, कोट इनवर्स। तो इसके लिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो जैसे मैंने अभी कराया था आपको कि दोनों ओर का अवकलन करेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, तो डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x बराबर जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ये -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला हो गया। तो ये आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसका अवकलन निकाल के दिखाइए, इसका अवकलन निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पे जो आपका 5th नंबर है y इक्वल टू sec इनवर्स x, इसका हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है तो मैं आपको करा देता हूँ। x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे sec y लिखेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 इक्वल टू sec y का डेरिवेटिव क्या होगा, sec y और फिर sec x tan x और y का डेरिवेटिव दोबारा dy/dx। तो यहाँ से आपका
जो dy बाई डी एक्स है वो कितना आ गया 1/sec y। अब sec y मेरे पास समीकरण नंबर 1 से कितना है x, और ये जो tan y है इसको लिख लेंगे √1 माइनस sec स्क्वायर y, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर y बराबर होता है sec स्क्वायर y। तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर y बराबर होगा sec स्क्वायर y माइनस 1, फिर √ लगा दिया है, और यहाँ पे 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला डेवलप हुआ डेरिवेटिव को ddx से लिखते हैं sec इनवर्स x बराबर 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। फिर इसके बाद कोसेक इनवर्स x का निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2। तो सेम प्रोसेस से इसका जो डेरिवेटिव आएगा कोसेक इनवर्स x का, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव यहाँ से माइनस में चल जाएगी संख्या उधर, तो x स्क्वायर माइनस 1। तो आपने फॉर्मूलास में एक सिमेट्री देखी है कि दो के पेयर बन रहे हैं, और दो के पेयर में एक दूसरे के निगेटिव आ रहे हैं। तो आपको याद करने की दृष्टि से साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का दोनों में प्लस माइनस का अंतर आएगा। इसी प्रकार से tan इनवर्स x और आपका कोट इनवर्स x, इसमें प्लस माइनस का अंतर आएगा, और यहाँ पे sec इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x इनमें प्लस माइनस का अंतर आएगा। तो ये टेक्निक है इनको लर्न करने की कि यहाँ पे प्लस माइनस में साइन चलेंगे। अब देखिए हम सीधे आते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.3 के ऊपर। निम्नलिखित फलनों का dy बाई dx निकालिए। तो सीधे एक ही लाइन लिखेंगे, x के सापेक्ष दोनों और अवकलन करने पर 2 × x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और प्लस 3 y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई है cos x माइनस के 2 और /3। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इसी प्रकार से इनके उत्तर आएंगे। इसी प्रकार से आप ये देखिए 2 + 3 dy बाई dx इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y, और y का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है कि जहाँ पे y आएगा। अब dy बाई dx को कॉमन लेंगे या उधर भेज दीजिए, तो ब्रैकेट में बचेगा cos y माइनस के 3 बराबर 2। इसको नीचे ले आइए, तो यहाँ से dy बाई dx का जो मान हमारे पास आएगा 2/cos y माइनस के 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस b। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ y स्क्वायर है तो पहले 2y लगेगा, फिर y का डेरिवेटिव दोबारा आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस का cos y का डेरिवेटिव माइनस का साइन y, और y का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे dy बाई dx। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है उसका डेरिवेटिव दोबारा होना है, तभी dy बाई dx हमारे पास आएगा। अब dy बाई dx की जो टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं और वही अपॉन में आ जाएंगी। तो मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक उधर छोड़ देते हैं, बाकी टर्म्स को उधर ले आते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन y प्लस का 2by यहाँ पे आएगा। ये आपका उत्तर होना चाहिए। तो 3 सवाल मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये सवाल आपकी बुक के अंदर हैं। फिर आपका 7वां, 8वां, 9वां यहाँ तक के सवाल आपको हल करके लाने हैं क्वेश्चन नंबर 8 से पहले। इसके बाद के जो क्वेश्चन आपके हैं वे अलग हैं, उनको मैं ही सोल्व कराऊंगा। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सोल्व करके लाना है। 3 सवाल मैंने आपको हल करा दिए हैं। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और आपका सवाल नंबर 7 और 8 ये आपको 5 सवाल करके लाने हैं। फिर बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।